अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। हाँ जी, 5 स्टेप्स। Identifying the contract, identifying separate performance obligation, determine transaction price, allocate transaction price और recognize revenue। ठीक है, पहला स्टेप आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट। 5 कंडीशंस। कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो गया हो, राइट्स, पेमेंट टर्म्स, कमर्शियल सब्सटेंस, प्रोबेबल है। यार इतना अच्छा नहीं कभी याद हुआ होगा आपको कोई टॉपिक आज तक, है? वाह। और स्टेप 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस पहचानना। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वो प्रॉमिस्ड गुड और सर्विस है जो कस्टमर को डिलीवर करनी है और वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब है उनकी अपनी पहचान होनी चाहिए। अगर एक ही प्रॉमिस है तो फिर ये अगली डिस्कशन नहीं है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा प्रॉमिस हैं तो 2 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। एक, वो प्रॉमिसेस डिस्टिंक्ट हो, यानी उनकी अपनी पहचान हो। अपनी पहचान ऐसे साबित होती है कि वो अलग से भी बेची जाती हो, और उसके लिए ऑफिशियल अंग्रेजी ये है कि कस्टमर उनको यूज़ कर सकता है, उनसे बेनिफिट ले सकता है ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद अदर रेडली अवेलेबल सर्विसेज। और दूसरी कंडीशन ये है कि वो विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी अपनी पहचान बरकरार रखें। 3 काम ऐसे हैं, उन तीनों में से अगर कोई एक हो गया तो फिर ये पहचान बरकरार नहीं रहेगी। अगर गुड सर्विसेज जो हम दे रहे हैं वो सब मिल के कंबाइंड आउटपुट बन रहा है, या फिर वो गुड सर्विसेज आपस में हाईली इंटर रिलेटेड हैं, और कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना के ज़बरदस्ती इकट्ठे बेचना ये हाईली इंटर रिलेटेड नहीं कर देगा। कोई डिस्काउंट दे के पैकेज प्राइस बना देना ये हाईली इंटर रिलेटेड नहीं कर देगा। और तीसरी कि अगर एक चीज़ बेची और सर्विस ने उसको बदल के रख दिया। ट्रांजैक्शन प्राइस वो अमाउंट जो कस्टमर के साथ ऑफिशियली एग्री हो रही है और उसमें आगे मजीद 5 तरह की एडजस्टमेंट्स। वेरिएबल कंसिडरेशन, कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, नॉन कैश कंसिडरेशन और कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर। और स्टेप 4 की जरूरत तब पड़ेगी अगर एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। और स्टेप 4 ये है कि जो स्टेप 3 का आंसर निकल आया उसको स्टेप 2 के आंसर में बांटना है। स्टेप 4 का आंसर तब निकलेगा जब स्टेप 3 के आंसर को स्टेप 2 के आंसर में बांटेंगे। स्टेप 4 तब सॉल्व होगा जब स्टेप 3 के आंसर को स्टेप 2 के आंसर में बांटेंगे, और बांटेंगे रेशो में। रेशो होनी चाहिए स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस की। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस ये है कि इनको अलग से कितने का बेचा जाता है। अगर तो पता है कितने का बेचा जाता है तो वही स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है, लेकिन अगर एक प्राइस नहीं है तो कॉस्ट प्लस समथिंग करके भी प्राइस निकाली जा सकती है। और अगर वो भी नहीं हल है तो एक रिलेटिवली नया प्रोडक्ट रेजिडुअल करके भी निकाला जा सकता है। ये काम कल कर लिया था। एक काम और किया था कि अगर डिस्काउंट किसी एक खास प्रोडक्ट से रिलेट कर रहा है तो फिर वो उसी के हिस्से में आएगा। कल एंड यहां किया था। और लिखें सवाल। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं 5 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए है जी। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं
ये प्रोडक्ट ए 5 यूनिट्स, प्रोडक्ट बी 25 यूनिट्स, 25 यूनिट्स। प्रोडक्ट ए की स्टैंड अलोन प्राइस प्रोडक्ट ए की स्टैंड अलोन प्राइस प्रोडक्ट ए के 5 यूनिट्स हैं और प्रोडक्ट बी के 25 यूनिट्स हैं। अच्छा, अब ये 30 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है, फिर 2 हैं, वो तो अब आगे उनकी क्वांटिटी है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन प्रोडक्ट्स तो 2 हैं। प्रोडक्ट ए की स्टैंड अलोन सेल प्राइस 12,000 पर यूनिट और प्रोडक्ट बी की पर यूनिट प्राइस 4,000 पर यूनिट, 4,000 पर यूनिट। और टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस है, यानी स्टेप 3 का आंसर, टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस 140,000, 1,40,000 रुपए। बांटें, प्राइस करें एलोकेट, ये तो आपने सोचना है। एक ही पॉइंट है, क्लिक कर गया तो आप ठीक कर ही लेंगे। 12,000 और 4,000 की रेशो में बांटना है? नहीं, उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्वांटिटी से। बिल्कुल, बस यही पॉइंट था इसमें कि इसमें स्टैंड अलोन प्राइस, क्योंकि 1,40,000 जो प्राइस है ये कोई पर यूनिट तो नहीं है, ये तो टोटल है, तो उसको टोटल ए और टोटल बी की रेशो में बांटना है। बस यही पॉइंट था इसमें। ट्रांजैक्शन प्राइस है और स्टैंड अलोन प्राइस बन जाएंगी ए की 12,000 इंटू 5 60,000 और बी की 4,000 इंटू 25 1,00,000। बस यही पॉइंट था इसमें, इस रेशियो में बांटना है, वो तो बांट ही लेंगे। कोई एतराज इस पे? ये टोटल अमाउंट है ना, तो टोटल अमाउंट को पर यूनिट प्राइस की रेशियो में नहीं बांट सकते, टोटल की रेशियो में बांटना पड़ेगा। सही है। और लिखें सवाल। अच्छा, आल्दो के अभी स्टेप 5 में बताऊंगा ये बात, लेकिन चलें सामने आई हुई है। अगर अभी ईयर एंड तक ए नहीं बेचा, बी के अभी 7 यूनिट्स बेचे हैं, ईयर एंड पे खड़े हैं, और बी के अभी तक 7 यूनिट्स बेचे हैं, ए अभी तक कोई यूनिट नहीं बेचा, बी के 7 डिलीवर कर चुके, सेल्स कितनी रिकॉर्ड होगी? ए और बी का अभी कॉन्ट्रैक्ट किया है, ईयर एंड आया है, ए अभी नहीं डिलीवर किया और बी के 25 में से 7 डिलीवर किए हैं। कैसे? हाँ, बिल्कुल ठीक है। अभी जब आप इसको बांटेंगे ना 1:40 को इस रेशो में, तो क्या बनेगा? कितना? 52,500, 87,500। अब मैंने कहा था कि ए अभी नहीं बेचा, अभी तक 7 बी बेचे हैं, तो ये कितने बी हैं?
तो इतनी सेल अभी रिकॉर्ड होगी। आल्दो के मैंने स्टेप 5 कर लिया ये, लेकिन ठीक है सामने फिगर थी इसलिए मैंने बोल दिया साथ। इसमें 7/25 में तो नहीं मसला कोई। चलें और लिखें। अच्छा जी, पर अभी तक मुश्किल तो नहीं आए फर्ज बनना है? सही है ना अभी तक है? जो तो अभी हिम्मत करके साथ साथ ले लेंगे ना इसके लेक्चर, वो गुजारा चल जाएगा। जो उसको जनवरी पे छोड़ देंगे उनको मुश्किल हो जाएगी। हाँ अगली बार सही। हाँ दुकान तो खुली। ये अगला सवाल है। कितना हो गया? 190। चार प्रोडक्ट्स हमने वादा किया है कस्टमर को, 4 प्रोडक्ट्स का वादा किया है और इसके लिए पैसे टोटल तय किए हैं 145। जी जी, ये सवाल है और मुझसे ही रिक्वायर्ड है। जी जी, मुझसे। रिक्वायरमेंट है इस ट्रांजैक्शन प्राइस की एलोकेशन। अच्छा, अब करेंगे ये कि जैसे कल आखिर में जो सवाल किया था उसमें ABC की स्टैंड अलोन प्राइसेस थी और ये लिखा हुआ था कि कुछ स्पेशल कस्टमर्स को ए वैसे भी 20,000 डिस्काउंट पे बेच लेते होते हैं, तो उसमें फिगर्स टैली होके पता चल रहा था कि पैसे की सारी कमी है ही ए की वजह से। उसमें तो क्लियरली पता चल रहा था। अब इसमें ए और बी अलग बेचा भी करते हैं, वैसे अलग अलग 90 का है, लेकिन ये दोनों इकट्ठे बेचे जाएं तो इतने के बेचे जाते हैं। और सी और डी भी इसी तरह से कम्बिनेशन में बिकते हैं, वैसे बेचेंगे तो 1 लाख है, लेकिन इकट्ठे बेचें तो 88 है। और चारों अलग अलग बेचें तो ये है
चारों मिला के बेच रहे हैं तो इतने के हैं। अब हमने इसको चारों में बांटना है। इसको चारों में बांटने के लिए डबल स्टेप करने पड़ेंगे। पहले हमें इन फिगर्स को इसके मुताबिक रिवाइज करना पड़ेगा। अगर जितने प्रोडक्ट सर्विसेज हम बेच रहे हैं उनमें, अब रूल ये है कि जितने हम इस वक्त बेच रहे हैं, अगर उनमें से कुछ अलग से भी बेचे जाते हैं कॉम्बिनेशन बना के, तो उस कॉम्बिनेशन के मुताबिक जो इनका टुकड़ा बनता है वो टुकड़ा लिखेंगे। यानी 50, 40, 70, 30 हम यूज नहीं करेंगे। इस 145 को बांटने के लिए हम ये यूज नहीं करेंगे। हम इनकी रिवाइज्ड स्टैंड अलोन प्राइसेस निकालेंगे और वो ऐसे निकालेंगे ए और बी, 80 को इन दोनों में बांटेंगे। यानी 80 इंटू 50/90 और 80 इंटू 40/90। 4 4 4 4 4 3 5 5 5 6। और इसी तरह सी और डी को भी इस 1 लाख की रेशो में उस 88 को बांट देंगे। 6 1 3 8 4 डबल। क्या बन गया ये? 168 बनेगा मेरे ख्याल में। लास्ट वाला 26400 26400 168 बनेगा ये। बन रहा है। बस अब ये छोड़ देंगे। ये हैं स्टैंड अलोन प्राइसेस जिसकी रेशो में इसको बांटना है। यानी हम जिन प्रोडक्ट सर्विसेज को बेच रहे हैं, अगर वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में भी बेचे जाते हैं तो पहले उनके उन कॉम्बिनेशंस के मुताबिक इनको रिवाइज कर लें। अब जब रिवाइज कर लिया तो अब ये इसको बांटने के लिए इस्तेमाल होगा। हाँ जी, नोटेड। अच्छा, अब आए प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे।
Autumn 17. Autumn 17. Autumn 2017. पार्ट बी प्लूटो लिमिटेड करें, सॉल्व करें। ऑटम 17, ऑटम 2017, पार्ट बी है प्लूटो लिमिटेड। 3 पार्ट्स हैं उसके, एक पहले कर लिया था, तो अब ये पार्ट बी कह रहा हूं, प्लूटो लिमिटेड, C1, C2, C3। हाँ जी, छोटा सा सवाल है यार। हाँ, लिख के करें। कितना सा लगेगा? कोई मुश्किल परेशानी है? ऑटम 20 पे आए। ऑटम 20, पार्ट ए, स्टूपा लिमिटेड। इस आसान सवाल को सिर्फ बेहतियाती से पढ़ के बच्चे मुश्किल बना देते हैं, तो इसलिए एहतियात से पढ़ें और करें। स्टूपा लिमिटेड, ऑटम जी पार्ट ए, ऑटम 2020, स्टूपा लिमिटेड पार्ट ए।
ज़्यादा देर लगा दी यार। इसमें जो एक बहुत बेसिक सी बोंगी मार जाते हैं बच्चे, जो आपने हो सकता है गलती कर दी हो, वो कैलकुलेट ट्रांजैक्शन प्राइस टू बी एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस। यानी 1 और कहानी है, 2 और कहानी है। 2 सॉल्व करते हुए 1 का कोई काम नहीं है। 1 सॉल्व करेंगे तो उसमें कहा हुआ है कि तीनों का एक एक यूनिट, और E2 और E3 अलग से भी 70,000 के बेचा करते हैं। तो E2 और 3 को रिवाइज कर लेंगे और फिर अब उस रिवाइज्ड के हिसाब से बांटेंगे 90,000 को। ये 1 है। E2 और E3 को रिवाइज करना था और फिर 90,000 को बांटना था जी। पॉइंट टू में E2 है ही नहीं, E2 भी नहीं है और 70,000 वाली बात भी नहीं है। वो पॉइंट 1 के लिए थी। पॉइंट 1 अलहदा कहानी थी, पॉइंट 2 अलहदा कहानी है। ये ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस है। हाँ, रिक्वायर्ड से ऊपर वाला डाटा जो है वो कॉमन है। रिक्वायर्ड से ऊपर वाला टेबल कॉमन है, लेकिन पॉइंट 1 का पॉइंट 2 से ताल्लुक नहीं है। तो पॉइंट 2 सॉल्व करते हुए पॉइंट 1 को नहीं देखना, पॉइंट 2 को सॉल्व करते हुए ऊपर वाले डब्बे को ही देखना बस। तो पॉइंट 2 में क्या हो रहा है, 1 E1 और 2 E3। तो किस रेशो में बांटते हैं, 30 और 50,000 की? नहीं, 30 और 1 लाख की रेशो। ये है जी 6 नंबर का सवाल। कोई मुश्किल परेशानी? जी जी। हम उनको तीनों प्रोडक्ट्स का एक एक यूनिट मिला के टोटल 90,000 दे रहे हैं। एक 90 का नहीं है, मतलब एक 90 का कैसे हो सकता है? एक तो 30-30 के हैं। हम लोग बेच रहे हैं SL ऑफर टू सेल 1 यूनिट ऑफ ईच फॉर 90,000, यानी एक 90,000 का नहीं है, तीनों का एक एक यूनिट हम सेल कर रहे हैं, टोटल 90,000। हाँ भाई, ऑटम 20। अच्छा, अब स्टेप 4 पे ही हूं मैं, लेकिन एक स्पेशल सिनेरियो है जो मैं आपको सवाल के साथ समझाता हूं। अच्छा, जितना अब तक समझा दिया ना, उसमें जो एग्जांपल्स अगर पढ़नी हो किसी ने हस्बे तौफीक तो पढ़ ले। मुझे जरूरत नहीं लग रही पढ़ाने की, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाई। मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई करना चाहे तो मर्जी है उसकी। इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स जो हैं, मैं उनमें से आपको जो अब तक पढ़ा चुका, एग्जांपल 10 हो गई, एग्जांपल 11 हो गई, एग्जांपल 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये नहीं करवाई मैंने अभी, ये मैंने भी नहीं करवाई है। 20 हो गई, 21 हो गई, यानी किसी ने पढ़नी हो उस पर तौफीक पढ़ लेना, मैं इसको अलग से जरूरत नहीं समझा, ये सारा कुछ मैं करा चुका हूँ। तो 20, 21, 22 करा दी, 24 हो गई, 26 हो गई, 27 भी पढ़नी हो पढ़ लेना, 29 पढ़नी हो पढ़ लेना, 30 भी पढ़ लेना, 31, 32। अगर किसी का दिल करे, कह नहीं रहा कि लाजमी पढ़ें, ये सब बता दिए आपको, अगर हस्बे तौफीक किसी का दिल करे तो 33 भी हो गया, 34 वाली कहानी भी समझा दी सारी। बस यहां तक कराई है मैंने एग्जाम्पल अभी। अब आए आप एग्जाम्पल 49। एग्जाम्पल 49।
एग्जाम्पल 49 कॉन्सेप्ट समझ लें। ये स्टेप 4 नहीं है, स्टेप 4 चल रहा था, लेकिन इसमें जो इस स्पेशल सिनेरियो में कहा गया है वो स्टेप 4 के साथ ज्यादा आसान लग रहा है मुझे बताना, इसलिए मैंने स्टेप 4 के बाद इस स्पेशल एग्जाम्पल का रुख किया है। कहानी समझ लें। एग्जाम्पल से समझाता हूं। फर्स्ट अप्रैल 22 को प्रोडक्ट ए बेचा 40,000 रुपए का, और उनको साथ एक डिस्काउंट वाउचर भी दिया, और डिस्काउंट वाउचर ये दिया कि अगले महीने के अंदर अंदर कम से कम 20,000 की चीजें खरीद लें, लेकिन 50 से ज्यादा के लिए नहीं आई ऑफर, मैक्सिमम 50 तक, 20 से 50। इस दौरान यानी इन अमाउंट्स की रेंज में आप जितने रुपए की भी चीजें खरीदेंगे उन पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। बस ये स्लिप दिखा देना। अभी कस्टमर को क्या बेचा है? ए, अभी प्रोडक्ट ए बेचा है, लेकिन आइंदा के लिए उसको लालच भी दे दी है कि अगर अगले 1 महीने के अंदर उसने इतनी चीजें हमसे और खरीद ली तो 10% उनके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। 50 तक, बस ये ना हो वो 15 लाख की चीजें खरीद कर 1.5 लाख हमसे डिस्काउंट ही ले जाए, तो बस रोक लिया 50,000 तक, कम से कम इतनी और इतनी चीजों तक अगर वो खरीद लेता है अगले 1 महीने के अंदर अंदर, तो ये स्लिप दिखाएगा कस्टमर, तो हम उसको 10% डिस्काउंट दे देंगे। क्यों दे रहे हैं हम ये डिस्काउंट कस्टमर को? दूसरे लोगों को चलो नहीं बताता, दूसरे लोगों को फिर हम अगली सेल्स के लिए पक्का कर रहे हैं उसको। अगली सेल्स के लिए पक्का कर रहे हैं। अच्छा, अगली सेल्स के लिए पक्का करने के लिए हमें प्रोडक्ट ए के साथ एक वाउचर देना पड़ रहा है। इसमें अगर गौर करें तो प्रोडक्ट ए को बेचने के लिए हमें ये ऑफर करनी पड़ रही है। बज़ाहिर तो लग रहा है कि हम अगली सेल्स के लिए ग्राहक पक्का कर रहे हैं, लेकिन हमें ये लालच देनी पड़ रही है ए बेचने के साथ, तो ए की फिर इतनी औकात रही नहीं। अब देखें, अगर कोई भी चीज खरीदते हैं और वो स्कीम में मिल रही होती है, इसका मतलब उसको अकेले लोग नहीं खरीद रहे होते, तभी स्कीम लगानी पड़ती है साथ। तो बज़ाहिर ये डिस्काउंट वाउचर किस लिए मिल रहा है, लेकिन अगर अंदर की बात पे गौर करें तो प्रोडक्ट ए की शायद इतनी वर्थ ही नहीं रही अब, तभी साथ इस तरह की ऑफर्स करनी पड़ रही हैं। ऑफिशियली अगले महीने में होने वाली सेल्स पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन इन सब्सटेंस
हम ए के ऊपर भी डिस्काउंट दे रहे हैं। नहीं दिया करते, नहीं देते। क्या क्या क्या? सिर्फ एक ही कस्टमर को हमने प्रोडक्ट दे रहे हैं 40,000 का वाउचर, ये 40,000 का वाउचर दे रहे हैं। नहीं 40,000 का वाउचर नहीं दे दिया। ये ना हमने साथ में वाउचर भी दे दिया। हाँ तो वो नहीं होगा ये। क्या नहीं होगा? ये प्रोडक्ट एक ही प्रमोशन थोड़ी होगी। नहीं मैं ये नहीं कह रहा प्रोडक्ट ए की प्रमोशन हो रही है, वो तो खरीद रहा है प्रोडक्ट ए, लेकिन प्रोडक्ट ए के साथ साथ अगर वो ये डिस्काउंट दे रहा है तो कहीं ना कहीं इस लालच का रीजन ये है कि भाई मेरा प्रोडक्ट ए ही ले जाओ किसी तरह, वरना वैसे ही कोई स्कीम चला देते। अगर प्रोडक्ट ए के साथ उसको जोड़ा है, वैसे भी तो हो सकता है ना, अलग से भी डिस्काउंट वोचर बिका करते हैं, अलग से भी डिस्काउंट कूपन बिक सकते हैं। जैसे अगर किसी शॉप से शॉपिंग करें ना तो वो कहता है जी आपको डिस्काउंट कार्ड चाहिए, इतने पैसे देते हैं डिस्काउंट कार्ड ले लें, वो अलग से भी बिकता है। इतना बैलेंस रखें डिस्काउंट कार्ड है, ये अक्सर जूतों की दुकानों पे और इस तरह की दुकानों पे इस तरह डिस्काउंट कार्ड चलते हैं मुख्तलिफ कंपनीज के, तो वो डिस्काउंट कार्ड अलग से बिक रहा होता है। लेकिन अब हम प्रोडक्ट ए के साथ ये बेच रहे हैं, तो बज़ाहिर क्या लग रहा है कि वो जो कल को हमने सेल्स करनी है उसके लिए ग्राहक घेर लिया, लेकिन प्रोडक्ट ए के साथ ये ऑफर जोड़ने से ये भी लग रहा है कि प्रोडक्ट ए की भी शायद इतनी वर्थ नहीं है। नहीं समझ आ रही? अब हमें इसका हल यह करना पड़ेगा कि आज ही सेल्स में से ए की अमाउंट कम करनी पड़ेगी। ऑफिशियली कितने पैसे ले रहे हैं हम कस्टमर से? 40,000, लेकिन हमें इसमें से कुछ अमाउंट कम करके ए को एलोकेट करनी पड़ेगी। वो कैसे, वो बताता हूं। ये डाटा लिखें, फिर मैं आंसर बताता हूं।
और फिर इसका रूल बना देता हूं। ये मैं आपको एग्जाम्पल 49 और एग्जाम्पल 52, ये दो स्पेशल सिनेरियोस समझ लें, ये मैं इनकी बात समझा रहा हूं। एग्जाम्पल 49 और एग्जाम्पल 52। और आप इसकी हेडिंग दे सकते हैं कस्टमर ऑप्शंस फॉर एडिशनल गुड्स और सर्विसेज। यानी ये जिस स्पेशल एरिया को सामने रख के बनाई गई हैं दो एग्जांपल्स, वो है कस्टमर ऑप्शंस फॉर एडिशनल गुड्स और सर्विसेज। मैं स्टेप्स पढ़ाता पढ़ाता स्टेप 4 में ही हूं। इनफैक्ट स्टेप 4 मैंने पढ़ा दिया, लेकिन ये एक स्पेशल, अच्छा IFRS 15 में ना बहुत सारे स्पेशल सिनेरियोज हैं। लाइसेंसिंग है, वारंटी है, बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट्स हैं, एजेंसी है, बहुत सारे स्पेशल सिनेरियोज हैं। उनमें से दो आपके सिलेबस में है, एक ये और एक बिल एंड होल्ड, एक चीज बतानी है। वो स्पेशल सिनेरियोज हैं, वो आपके सिलेबस में है, बाकी आपके सिलेबस में नहीं है स्पेशल सिनेरियोज। तो ये मैंने एंड पे ही करा सकता था, लेकिन अभी स्टेप 4 से कनेक्टेड है, इसलिए अभी बीच में डाल दिया मैंने स्पेशल सिनेरियो। तो ये एक स्पेशल सिनेरियो है, दो स्पेशल सिनेरियोज आपके स्कोप में है। एक ये है जो बता रहा हूं, नाम इसका बता रहा हूं, कस्टमर ऑप्शंस फॉर एडिशनल गुड्स और सर्विसेज। अच्छा, आप ना ये सवाल जरूर नोट करें, बल्कि मैं भी आगे खड़ा हो गया, नहीं करें। ये कहानी लिखें, क्या बोला? नहीं, ये सवाल तो लिखें, लेकिन इस सारे की कहानी मैंने ये बताई है कि जो नॉर्मल IFRS 15 के स्टेप्स हैं वो चल रहे हैं, उनमें से मैंने भी चौथा स्टेप बताया है। IFRS 15 में कुछ स्पेशल सिनेरियोज हैं, कुछ स्पेशल सिचुएशंस हैं, कुछ स्पेशल नेचर हैं बिजनेसेस की, जिनमें से दो आपके सिलेबस में है। एक कस्टमर ऑप्शंस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और एक बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट्स। दोबारा, IFRS 15 में कुछ स्पेशल सिनेरियोज डिस्कस हुए हैं, जिनमें से दो आपके सिलेबस में हैं। एक है कस्टमर ऑप्शंस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और एक है बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट्स। ये दोनों स्पेशल सिनेरियोज मुझे ज्यादा मुनासिब लगा कि स्टेप 4 के बाद मैं आपको समझाऊंगा तो ज्यादा आसानी होगी, इसलिए मैंने स्टेप 5 को ब्रेक लगा के ये दो स्पेशल सिनेरियोज डाल दिए। ये बात याद नहीं रहेगी आपको, ये लिखें कि ये दो स्पेशल सिनेरियोज हैं। स्टेप 4 से रिलेटेड इनको समझना आसान था, इसलिए मैंने स्टेप 5 में ब्रेक लगा के ये दो स्पेशल सिनेरियोज पहले डिस्कस कर रहे हैं। बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट्स। अब ये एग्जांपल नोट करें, इसका सॉल्यूशन करता हूं और फिर रूल बना देता हूं उसका, बस फिर।
जल्दी जल्दी। चूंकि प्रोडक्ट ए बेचते हुए ये डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो हम ये समझेंगे कि हम इस ट्रांजैक्शन में दो प्रॉमिस कर रहे हैं। ऐसा क्यों समझेंगे, उसकी कहानी फिर बताता हूं। अगर हम प्रोडक्ट ए के साथ डिस्काउंट वाउचर दे रहे हैं, तो इससे मतलब ये लगता है कि प्रोडक्ट ए की औकात अब कम है। ये रीजन है। और इसका एक और एक्सपेक्ट ये बता रहा हूं कि अब हम अपने कस्टमर को दो चीजें बेच रहे हैं। प्रोडक्ट ए अभी बेच रहे हैं और कल को डिस्काउंट देने का वादा बेच रहे हैं। प्रोडक्ट ए तो बेच रहे हैं और दूसरा कल को डिस्काउंट करने का वादा बेच रहे हैं। तो दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, एक अभी प्रोडक्ट ए और एक कल को डिस्काउंट देने का वादा। तो स्टेप 2 ये है कि दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एक है प्रोडक्ट ए और एक है डिस्काउंट प्रॉमिस फॉर फ्यूचर परचेजेस। ये दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अगर ये दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैं, तो फिर स्टेप 3 से जो प्राइस निकलेगी स्टेप 4 में फिर इन दोनों में बांटनी पड़ेगी। तो स्टेप 3 ये है कि ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है। क्या है ट्रांजैक्शन प्राइस? 40,000, क्योंकि ये तो बेच ही हम 40 का रहे हैं। स्टेप 4, इसको इन दोनों में बांटना पड़ेगा। किस रेशो में? स्टेप 4 सीख के आए यार, किस रेशो में? स्टैंड अलोन प्राइसेस। ऑफिशियली तो ए 40 का ही बिक, ये तो हम कह रहे हैं ना कि जी अंदर की बात ये है कि ए की औकात अब उतनी नहीं, वरना अगर कोई अकेला भी ए बेचता तो इतने का ही खरीदता। तो स्टैंड अलोन प्राइसेस ए की तो यही है। ए की तो 40,000 ही है। हो सकता है 40 ना होती, कहा होता 38 है, तो 38 लिख लेते। और ये जो डिस्काउंट का प्रॉमिस है, इसकी स्टैंड अलोन प्राइस क्या है? अगर तो अलग से डिस्काउंट वाउचर भी बेचा जाता है तो जितने का बेचा जाता है बताया होगा, और अगर अलग से नहीं बेचा जाता तो उसका तरीका यह है जो मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं कि हमारा बेस्ट अंदाजा क्या है, कल को कितना डिस्काउंट देंगे? 3500। हमारा बेस्ट अंदाजा यह है कि वो 35,000 की चीजें खरीदेगा जिस पे हम 10% डिस्काउंट दे देंगे, 3500। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? इसके चांसेस 80% है। तो इसको फिर 0.8 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। हमारा बेस्ट अंदाजा अबाउट डिस्काउंट इनटू ये होगा इसके चांसेस। यानी ये रूल है, मैं सॉल्व करके फिगर दे रहा हूं ना, फिर रोल बताता हूं। पहली बात मैंने की कि अगर इस डिस्काउंट को अलग भी प्रॉमिस बेचा करते तो फिर वो स्टैंड अलोन प्राइस बताई होती। नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करें? हमारा बेस्ट अंदाजा के कितना डिस्काउंट होगा इनटू उसके चांसेस के ये होगा कि भी कि नहीं होगा।
कितना बना? बस अब ये एक नॉर्मल सवाल बन गया, इस 40 to 800 की रेशो में इस 40 को बांटें। कितना आ गया एक हिस्से में? 40,000 इंटू 40 ओवर 40 to 800 और डिस्काउंट का प्रॉमिस 40,000 इंटू 2800 ओवर 42,800 37,383 और ये 2,617। नहीं दी होगी, डेफिनेटली दी होगी। अगर नहीं दी हुई तो बस 3500, यानी अगर ये लाइकलीहुड नहीं दिया हुआ तो 3500। मैं इसकी एंट्री बताता हूं, आप पहले कैलकुलेशन में पूछें, को बात नहीं समझ आई तो। फोर्टी टू किधर है? वो 30 अप्रैल पे आके पता लग रहा है ना, तो 30 अप्रैल पे देखते हैं एंट्री उसकी। अच्छा, ये सारा काम ये हमें पहले दिन करना पड़ेगा, ये 30 अप्रैल को नहीं, ये काम 1 अप्रैल को होगा। अब ये सारी कैलकुलेशन होने के बाद 1 अप्रैल की एंट्री होगी कैश डेबिट। कैश डेबिट कितना? 40,000। लेकिन अभी हम सिर्फ सेल्स मानने लगे हैं एक ही, कितनी? और बाकी को अभी हम कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बना लेंगे। अप्रैल को 30 अप्रैल को क्या हुआ? असल में कस्टमर ने 42,000 की चीजें खरीदी, तो हमने वो उसको कितने की बेची? कैसे? हम उससे इतने पैसे लेंगे क्योंकि वो आ गया ना डिस्काउंट लेने, तो डिस्काउंट दे देंगे उसको, 10% डिस्काउंट दे देंगे। कितने? 37। अच्छा, डिस्काउंट देने का वादा पूरा हो गया हमारा। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट वादा हो गया पूरा, 2617। और सेल्स क्रेडिट जो भी अदर प्रोडक्ट्स हैं 40,117। उसने ऑफिशियली हमसे 42,000 की चीजें खरीदी, तो हम उसको वादे के मुताबिक 10% डिस्काउंट देंगे, इतना पैसा मिलेगा। और अब चूंकि डिस्काउंट दे दिया तो वो जो लायबिलिटी बना के रखी थी, अब वो प्रॉमिस पूरा कर दिया ना हमने, वो लायबिलिटी डेबिट, और इन दोनों की अमाउंट से सेल्स क्रेडिट। अच्छा, अब हुआ क्या? अच्छा, ये ना मुश्किल है मुझे पता है, कल इसके रिवीजन से मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। हुआ ये कि ऑफिशियली उसको डिस्काउंट कितना मिला? कितने रुपए? 4200 रुपए। हमने ए में कितनी सेल कम रिकॉर्ड की? 26-17। ये अदर की सेल कितनी कम रिकॉर्ड की?
1583 कैसे, किन दोनों को? सेल्स और ये जो एक्चुअल सेल नहीं नहीं, सेल ये टोटल जो 42,000 में से जी कितना बना, इसको ऐड करें, क्या हुआ ये क्या हुआ? नहीं नहीं, है क्या ये? ऑफिशियली तो 4200 का डिस्काउंट दिया है नई सेल्स पे, ऑफिशियली 4200 का डिस्काउंट इन पे हुआ है, लेकिन हमारी इस अकाउंटिंग से क्या हुआ कि उस 4200 में से इतना डिस्काउंट हमने ए को डाल दिया, इतना डिस्काउंट हमने नई चीज को डाला है। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है कि अगर ए को हमें इतनी मिन्नतें करके बेचना पड़ रहा है तो उसका मतलब ए ही सही नहीं रहा। अब तो जो कल को ऑफिशियली हमें डिस्काउंट देना पड़ा, इस अकाउंटिंग ने क्या किया, उस डिस्काउंट को सारा का सारा नए प्रोडक्ट को चार्ज होने की बजाय क्या हुआ, इतना ए में चला गया, बाकी नए प्रोडक्ट में आ गया। क्या जी? ये हम सेल्स कितनी रिकॉर्ड कर रहे हैं जबकि ऑफिशियली कितने की थी ये? नहीं, ऑफिशियली कितने की? 42 की। कितना डिफरेंस? ए ऑफिशियली 40 का था, इतने पे रिकॉर्ड हुआ, ए पे इतना डिस्काउंट हमने रिकॉर्ड किया। बी ऑफिशियली 42 का था, हमने इतने का सेल रिकॉर्ड किया, यानी इस पे इतना डिस्काउंट। तो वो जो 4200 डिस्काउंट असल में दिया, इस अकाउंटिंग ने उसको 200 में तोड़ दिया। वो नहीं, अब वो नहीं है, वो सेल्स में से लेस होता है। वो तो कॉस्ट से होगी ना, वो तो कॉस्ट से होगी। ए की कॉस्ट ऑफ सेल इधर एंट्री होगी, बी की इधर होगी। मैं इसको रिपीट करके कल शुरू करूंगा क्लास, क्योंकि इसके बारे में एक दो बातें और समझा दूं, फिर इसका रूल लिखवा दूंगा। अभी ज्यादा हैवी हो गया इसलिए मैंने यही रोक दिया। वो नहीं है, अब यहाँ सेल में सीलेस होगा। चले ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज।